कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। कहते हैं इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पत्थरों में फूल उगा सकता है, बंजर में हरियाली लहरा सकता है, झरनों का, नदियों का रुख मोड़ सकता है और पानी से बिजली की तरंगें तक पैदा कर सकता है। ज़मीन को आसमान तक और आसमान को ज़मीन पे ला सकता है। बस ज़रूरत है तो थोड़ी मेहनत की, लगन की, परिश्रम की और निष्ठा के साथ दूरदर्शिता की। फिर देखिए उसके सफलता के कदम कहाँ नहीं पड़ते। तो आइए अब हम भी अपने कदम आगे बढ़ाएं और सबसे पहले देखें खबरें खेती की। नेफेड की क्रेडिट लिमिट 2 गुनी करने की तैयारी। चीनी का उत्पादन घटने के बावजूद तेजी नहीं और प्राकृतिक रबर का रिकॉर्ड आयात होने का अनुमान। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी। अब खबरें विस्तार से। नेफेड द्वारा जिंसों की खरीद के लिए दी जाने वाली क्रेडिट लिमिट को 2 गुना करने की तैयारी है। इससे किसानों को लाभ होगा क्योंकि अब उनकी अधिक से अधिक उपज एमएसपी पर खरीदी जा सकेगी। केंद्र सरकार जिंसों की खरीद के लिए नेफेड की क्रेडिट लिमिट को दोगुना करके करीब 3,500 करोड़ रुपए करने पर विचार कर रही है। नेफेड की क्रेडिट लिमिट यानी ऋण सीमा को बढ़ाने के पीछे कारण यह है कि सरकार चाहती है कि दलहन और तिलहन की खरीद अधिक से अधिक हो और इसके लिए क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के आए प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। नेफेड इस समय मूंगफली को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है और आने वाले दिनों में चने और सरसों को एमएसपी पर खरीदने की योजना है। सरकार देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में है और इसके लिए आवश्यक है कि किसानों को इन जिंसों के बढ़िया दाम मिले। नेफेड की क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से किसानों की उपज की सरकारी खरीद अधिक से अधिक होगी। प्रतिकूल मौसम के चलते इस साल चीनी का उत्पादन घटने की आशंका है, लेकिन चीनी उत्पादन में करीब 15% की गिरावट आने के बावजूद इसके दामों में इजाफा होने की संभावना नहीं है। अगले अक्टूबर में समाप्त होने वाले मार्केटिंग वर्ष 2013-14 के दौरान देश में चीनी का उत्पादन घटने की संभावना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अत्यधिक बारिश और महाराष्ट्र में पिछले साल सूखे के कारण उत्पादन प्रभावित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिक बारिश होने के अलावा किसानों का रुझान गन्ने की खेती में कम होने के कारण भी चीनी उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इक्रा की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चीनी का उत्पादन करीब 15% कम रह सकता है। इसके अलावा चालू सीजन में पेराई देर से शुरू हो पाई क्योंकि गन्ने की खरीद के मूल्य का मसला सुलझ नहीं पाया था, लेकिन पिछले साल का बकाया स्टॉक करीब 85 लाख टन है, जिस कारण चीनी की सुलभता रहेगी। देश में प्राकृतिक रबर का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इसका प्रमुख कारण रबर के अंतर्राष्ट्रीय दामों में कमी आना है। साथ ही देश में रबर उत्पादन में भी कमी आई है। मौजूदा वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का आयात बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इस दौरान रबड़ का आयात 47% बढ़कर 3.2 लाख टन तक पहुंच सकता है। विश्व बाजार में रबड़ सस्ती होने के कारण इसका आयात बढ़ रहा है। रबड़ बोर्ड के अनुसार पिछले सप्ताह तक देश में 2.9 लाख टन रबड़ का आयात हो चुका था। अनुमान है कि मार्च तक कुल आयात 3.2 लाख टन तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले दिसंबर में प्राकृतिक रबड़ के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया था। इसके बावजूद आयात अधिक हो रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी के बीच देश में रबड़ की खपत थोड़ी घटकर 9.11 लाख टन रह गई है और इसी अवधि में रबड़ का घरेलू उत्पाद भी 9% घटकर 7.23 लाख टन रह गया है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू व कश्मीर के अधिकतर इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जबकि तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से अधिकतर क्षेत्रों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि वर्तमान मौसम में सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करें। इस कीट के नियंत्रण के लिए सब्जियों में इमिडाक्लोप्रिड
0.25 से 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से सब्जियों की तुड़ाई के बाद आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल देवी आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम 2,400 रुपए और अधिकतम 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। वहीं कछार असम की मंडी में चावल 2,400 रुपए से लेकर 2,800 रुपए और सरायकेला झारखंड में चावल 2,200 रुपए से लेकर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। बाजरा मार्कपुर आंध्र प्रदेश में 1,250 रुपए से लेकर 1,300 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट गुजरात में 1,160 रुपए से लेकर 1,600 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे के भाव रहे। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर राजस्थान में बाजरा 1,400 रुपए से लेकर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। मसूर दाल लामलोंग बाजार मणिपुर में कुल मिलाकर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। कछार असम में मसूर दाल 7,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में मसूर दाल के भाव कुल मिलाकर 7,600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। अब एक नजर डालते हैं फल और सब्जियों के भाव पर। सेब झज्जर हरियाणा की मंडी में कुल मिलाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। गुरुदासपुर पंजाब में सेब 4,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सेब के भाव कुल मिलाकर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहे। टमाटर पिलेर आंध्र प्रदेश की मंडी में 250 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति क्विंटल। अंकलेश्वर गुजरात की मंडी में टमाटर 450 रुपए से लेकर 535 रुपए। बरवाला हरियाणा में टमाटर के भाव 900 रुपए से लेकर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहे। आलू नरवाल जम्मू और कश्मीर की मंडी में 1,000 रुपए से लेकर 1,200 रुपए प्रति क्विंटल। कोलार कर्नाटक में आलू 750 रुपए से लेकर 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। और अब एक नजर डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। कोट्टकल केरल की मंडी में अदरक 4,000 रुपए से लेकर 4,200 रुपए। हल्दी के भाव बंगलुरु कर्नाटक की मंडी में न्यूनतम 6,000 रुपए और अधिकतम 6,950 रुपए प्रति क्विंटल के रहे। बस्ती उत्तर प्रदेश में लहसुन 2,600 रुपए से लेकर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। राजस्थान में आंधी तूफान से सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका से वायदा कारोबार में इसके दाम बढ़कर 1.5 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जबकि बेमौसमी बारिश से चने की भी फसल को नुकसान हो सकता है, जिस कारण वायदा कारोबार में चने के अनुबंधों में तेजी दिखाई पड़ रही है। हालांकि विदेशी बाजार में चीनी के दाम सुस्त होने से वायदा कारोबार में चीनी के भाव कमोबेश स्थिर रहे। तो किसान भाइयों, खेती की खबरों का आज का सिलसिला यही खत्म होता है। खेती किसानी और कृषि विज्ञान से संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ भी इसीलिए कृषि है। इस बात को जानते हुए, समझते हुए, इसमें जहां सरकारी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, वहीं गैर सरकारी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं कृषि के विकास के लिए, प्रसार के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए, वहीं इन सब के साथ साथ कुछ ऐसी सहकारी समितियां भी हैं जो दूर दराज के गांवों में, जहां पर सरकारी मदद पहुंचने में भी कई बार कठिनाई आ जाती है, वो जाती हैं, किसानों की समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को समझती हैं,
जानती हैं और उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। ऐसी ही एक सहकारी समिति है इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, जो कि किसानों की अपनी जानी पहचानी संस्था इफ़को का ही एक अंग है। ये किस तरह किसानों की मदद करती है, किस तरह मदद कर रही है, आइए इसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको लिए चलते हैं राजस्थान के एक गांव में। आज आपको ले चलते हैं जहां मैं खड़ा हूं, प्रतापगढ़, जहां पहले तहसील था, इस समय जिला बना हुआ। मैं हूं प्रताप सिंह भाटी। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 साल पहले लगभग इस आदिवासी क्षेत्र में कुछ नहीं था, यानी कि पानी तो कभी कभी देखने को मिलता था, लेकिन फसलें तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन आज यहाँ देखेंगे फसलें सब तरह की लहला रही हैं, चाहे गेहूँ है, चाहे चना है, चाहे सरसों है, चाहे मसूर है, यानी कि सब्जियाँ भी यहाँ पे उगानी शुरू की है। इसके पीछे क्या सपना था, आइए इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं IFFDC के डॉक्टर RPS यादव जी, जो परियोजना प्रबंधक हैं मुख्यालय में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। इसके पीछे जो सपना था वो क्या था और कैसे शुरुआत की? ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, जहाँ की दो बहुत बड़ी समस्याएं थी कि न तो लोग मिलते थे न पानी मिलता था। जब हमने 1999 में यहाँ आए और ये सोचा कि यहाँ कुछ काम करेंगे, उस समय बड़ी चुनौतियाँ थी कि जब हमारी टीम गांव में जाती थी तो न तो गांव में लोग मिलते थे, क्योंकि गांव अपने रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले जाते थे। ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो गया था कि हम कैसे काम करें। हमने सोचा कि कैसे इन लोगों के साथ बैठा जाए। हमारी टीम रात के गांव में जाती, मिलती, बात करती, और जहां जाते वहीं लोग कहते कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ पानी के लिए कुछ काम किया जाए। हमने बहुत कोशिश करी, लोगों को समझाया कि पानी का काम एक साथ नहीं हो सकता, ये बड़ा काम है, पहले हमें संगठन खड़ा करना चाहिए। हमने पहले यहाँ छोटे छोटे समूह बनाए, गांव में लोगों के साथ बात करी। जो प्रतापगढ़ क्षेत्र आज आप देख रहे हैं, हम जब यहाँ आए थे, IFFDC ने जब यहाँ काम शुरू किया था, तब बहुत प्रतापगढ़ को बोलते थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर बाहर के लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए तो जो गौतमेश्वर यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है, सिर्फ दर्शन करने के लिए आते थे, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। हमने पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर के गौतमेश्वर महाराज से प्रार्थना की कि इस क्षेत्र में ऐसा हो कि यहाँ पानी भरपूर हो जाए। उसके लिए फिर प्रयास किए गए। संस्था ने जो DFID की तरफ से यहाँ परियोजना पश्चिमी भारत बारानी खेती परियोजना चलाई जा रही थी, उसमें गांव के लोगों के साथ तय किया गया क्या काम करना है। तो जब हमने लोगों के साथ बैठ के तय किया कि हमें ये काम करेंगे, फिर क्या था, लोग सारे इकट्ठे हुए और जुड़ते गए, एक के साथ एक जुड़ते गए, और जहाँ लगा कि पानी हम रोक सकते हैं, चाहे नदी में पानी हो या खेत में पानी हो या नाले में पानी हो, बस पानी ही हमने रोका। और आज इस जगह पे आप खड़े देख रहे हैं, ये भैरू सागर बांध है। इस एराव नदी, जो कि ये सारा पानी बहा करके माहिर नदी में ले जाती है, इस एराव नदी को 25 किलोमीटर तक, जहाँ के हमारे मुख्य गांव थे, उन गांवों में इसको बांधा, और आज पूरी 25 किलोमीटर की नदी में जगह जगह आपको पानी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पानी तो रोक लेते हैं, लेकिन उस पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। हर संरचना के साथ हमने एक जल उपयोग समिति बनाई, और उन जल उपयोग समितियों का मुख्य कार्य ये था कि वो मिल करके पानी का बंटवारा करें, उसका प्रबंधन करें, लोगों से उसके जो मेंटेनेंस के लिए पैसे की व्यवस्था देखें। और ये आज सारा कार्यक्रम बखूबी चल रहा है। और मुझे ये कहते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि प्रतापगढ़, जो कि एक आदिवासी और अविकसित माना जाता था, आज लोग यहाँ आकर के विकास का सपना देख रहे हैं, विकास के मॉडल को देख रहे हैं। अब हमारे किसान गेहूँ ही नहीं करते, गेहूँ के साथ सब्जियाँ, फलदार पौधे
औषधीय पौधे। और यहाँ की जो खेती देख करके जो अभी आके देखेगा वो लगेगा कि ये क्षेत्र कहीं किसी भी दूसरे राज्य से कम नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ये हमारा सारा एनीकट पानी से फुल है। व्यवस्था भी ये करनी है कि आगे जो पानी समय आ रहा है इसमें पानी का उपयोग कैसे करें, इसकी हमारी तैयारी चल रही है। और निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं इससे पानी को संरक्षित करके किसान अपनी आजीविका कैसे संवर्धन करेंगे, इससे हमारे लोगों का फायदा होगा। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करेंगे जिस तरह की यहाँ फसलें हो रही हैं, जिस तरह के लोगों में जोश है, आपका भी सहयोग है, तो ये मैदानी क्षेत्र से कम फसलें नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, हरियाणा की जैसी फसलें नज़र आ रही हैं। किसान भाइयों, IFFDC ने लोगों को जागृत किया है और लोगों की आपस में सहकारिता बना के उनको प्रगति की ओर बढ़ाया। हमारे साथ है जयमुखलाल मीणा जी, जिन्होंने जल समिति बनाई है, यानी कि जो थोड़ा जल है उसको इकट्ठा कर रहे हैं आपस में समूह बनाकर, और इसमें IFFDC भी काम कर रही है। तो जयमुखलाल जी, आपकी समिति क्या क्या काम कर रही है प्रतापगढ़ में? हमारे गांव में पहले कोई ये नदी बह के जाती थी, उसका पानी बह के माई कडाना में चला जाता था। फिर हमारे गांव में IFFDC संस्था आई। उसके बाद हमारे गांव के सभी मेंबर सदस्यों ने मिलकर एक छोटे छोटे समूह के रूप में समूह बनाए। समूह बना करके हमने आपस में छोटी बचत करना प्रारंभ कर दी और बचत बढ़ाना शुरू की, और उसके बाद बैंक में जुड़ाव किया। उसके बाद जस्ट हमने फिर समूह के द्वारा IFFDC को हमने प्रस्ताव बना के भेजा, तो संस्था ने हमारे एनीकट के बारे में प्रस्ताव दिया, तो फिर उनको स्वीकृत कर दिया। स्वीकृत करने के बाद हम लोगों ने इस नदी के ऊपर एक एनीकट बनाया। इस एनीकट बनाने के बाद हमारे इस एनीकट में पानी बहुत ज़्यादा रुका। इसके रुकने से हमारे खेती में पानी देने चालू कर दिया हमने। इस एनीकट के बनने के पहले हमारे गांव वीरपुर, सोमातोखेड़ा, गोड़दा और बोरानखेड़ा, अनुपरा 3-4 गांव इस एनीकट से पानी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं। पहले हम 71 बीघा में गेहूँ बोते थे, आज हम 257 बीघा में गेहूँ बो रहे हैं, और 88 बीघा में हम पहले चने, मसूर, ये सरसों और सब्जी का नाम मात्र था ही नहीं, ये पहले बोते थे। आज की तारीख में देखो चारों तरफ ये गेहूँ दिख रहे हैं, और चने की भूमि में हम कम बुआई कर रहे हैं, और सरसों का भी कम हुआ। कपास ये और सब्जी 6.5 बीघा में हमने चालू कर दिया। 6.5 बीघा में सब्जियां बोने लगे। पहले 60% लोग बाहर पलायन करते थे, वो आज कम से कम 10%, 15% ही पलायन करने लगे हैं। इससे हमारे एवज बढ़ गई और जमीन ये पैदावार ज़्यादा बढ़ने से हमारे परिवार में जो किसान भाई हैं उन लोगों को खेती में फुर्सत नहीं मिलने से वो पलायन उनका रुक गया है, और जितनी उपज ज़्यादा बढ़ी तो उनको आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पहले हमारे इस इलाके में कुछ होता नहीं था। कम से कम 15, 20, 30 बीघे में ऐसे हिरमी फसल होती थी। जब IFFDC आई, ये भेरूसागर बांध बना, उसके बाद हमारी स्थिति काफ़ी परिवर्तन हो गया, क्योंकि ये फसलें जो दिखाई दे रही हरा भरा, इस एनीकट की ही वजह है। हम सबसे पहले जब गेट बंद करते हैं अक्टूबर-नवंबर में, उस समय हम गेट बंद करके और फिर गौतमेश्वर ले जाते हैं इसका पानी, वहाँ से फिर भर के लाते हैं, फिर हम इसकी पिलाई चालू करते हैं। अभी हमारी जो फसलें खड़ी है, ये पानी हम भरा हुआ है, जो आगे हमारी प्लानिंग है कम से कम 15-20 लोग किसान सब्जी करेंगे, कोई मूंग ऐसी कोई फसल करेंगे, इस पानी का उपयोग करेंगे। पहले हमारे इलाके के लोग सारे लकड़े बेचते थे, और लकड़े बेचना अब सारे लोगों ने बंद कर दिया, सारे खेती में लगे हुए और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं IFFDC जहां आदिवासी क्षेत्रों के लिए काम कर रही है और ऐसी जगह काम कर रही है जहां पहले ना पानी था, ना बीज था, ना फसलें थी, और आज आप देखेंगे उन्होंने क्या कुछ विकास किया। और यहाँ की महिलाएं भी जो घर से बाहर नहीं निकलती, आज वो खेती कर रही हैं, तरह तरह की फसल ले रही है। और हमारे साथ हैं पार्वती, जो एक समूह भी चला रही है। तो आपका समूह इस समय क्या क्या काम कर रहा है? समूह सर हमारे ये एनीकट बनाया है, एनीकट बनाया थी, सब लोग की खेती है आणि खेती में सब पिलाई करी जाता है। सूखी पड़ी रही थी, यहाँ सोखपुरा तक पानी पोसी रही हूँ, यहाँ ये पूरा गांव आधो गांव पानी यहाँ पोसी रही हूँ। हमारी सस्ता अभी तनी सस्ता नहीं थी, ये सब थी वसत करी जा, किने जरूरत पड़ी रही थे, बैंक में पैसा जमा कराया तो वहाँ थी
लेन देन लावी नवरती लावी नटे शंभू में बांटवा मैंने छोटी मोटी किराना दुकान करी है, कोई बकरी है, कोई भैंस है, कोई बेल है, यूँ खरीदे ये अनाज है तो ये खाए नहीं बाहर कभी जिन्हें जरूरत है तो बाहर भी जा सके नहीं जाती यहाँ करो नहीं यहाँ खाओ। किसान भाइयों, IFFDC पूरे देश में काम कर रही है, कई राज्यों में काम कर रही है और पूरे देश की जानकारी लेते हैं डॉक्टर बान खेड़े जी से। अभी आपने जो ये कार्यक्रम देखा है ये राजस्थान में जो IFFDC काम कर रही है वाटरशेड, फॉरेस्ट्री, वाडी और अन्य जो लाइवलीहुड का जो एनहांसमेंट का काम कर रही है उसके बारे में आपने देखा। इसी तरह इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव जो इफ्को ने प्रवर्तित किया है ये अभी आज के डेट में 14 राज्यों में काम कर रही है और हम करीब करीब 44 प्रोजेक्ट्स जो कि 5 भागों में हमने विभागे है, फॉरेस्ट्री, वाटरशेड, महिला सशक्तिकरण, वाडी और बीज उत्पादन। तो इस कार्यक्रम के तहत हम लोग करीब करीब 14 स्टेट में पूरा ये फैला हुआ है, जिसके तहत फॉरेस्ट्री में अभी तक हमने जो हमारी 142 प्राइमरी फार्म फॉरेस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसके तहत 27,000 हेक्टेयर का हमने जो बंजर भूमि थी उनको एकदम ग्रीन फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट किया है। इसी तरह हम लोग अभी 14 प्रोजेक्ट्स वाटरशेड के जो है जो नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से कर रहे हैं उसमें 36,000 हेक्टेयर में हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें जो लोग जुड़े उनका जो है एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो गांव की होती है उनकी जो किसानों की उन्नति हो इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। उसी तरह जो वाटरशेड के तहत जो है जो हमारा जो पानी की जो समस्या है जो किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए उसमें उपयोग आ रहा है। इस तरह हम लोग जो वाडी का प्रोग्राम है जो कि बहुत ही आदिवासी लोगों के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, जो दुर्गम जो भाग है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है उसके लिए हम करीब करीब 8,500 जो परिवार है उसके साथ हम उनके न्यूट्रिशन और जो उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ये हॉर्टिकल्चर का एक कार्यक्रम है। इसके तहत हम पूरे 7 राज्यों में कार्यक्रम चल रहा है। उसी तरह हम लोग महिला सशक्तिकरण के तहत करीब करीब अभी फ़िलहाल 1250 हमारे जो महिला के SHG चल रहे हैं उनके तरह और उनका अभी तक का जो हमारा जो उनका सेविंग है करीब 2 करोड़ के ऊपर सेविंग है। और उसी तरह हमारे पास जो रिवॉल्विंग फंड है उनके तहत हम इंटरनल लोनिंग और उनको उनके डे टू डे उनका जो आमदनी है बढ़ाने के लिए महिलाओं को हम प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह हम पूरी देश में करीब करीब 4.5 लाख परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। और पिछले 2-3 साल से हमने इफ्को ने जो हमें एक कार्यक्रम दिया था बीज उत्पादन का उस तरह जो ताकि आपको पता ही होगा कि बीज एक जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत एक निविष्ठा है और उसके लिए हम लोग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। और इस साल हम करीब करीब 4-4.5 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन ये IFFDC ब्रांड में करेंगे और वो किसानों को हमारे जो सहकारी संस्था है या इफ्को के जो किसान सेवा केंद्र है उनकी तरफ से हम वितरित करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये सारे कार्यक्रम जो है और हम बढ़ाएं और हम लोगों ने इस एक IFFDC का एक जो एक मुख्य हमारी एक विशेषता है हम लोगों ने लोगों से साथ मिलकर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इसलिए अभी तक जो हमारे काम चल रहे हैं वो अभी तक आपको दिखेंगे कि वो सस्टेनेबल है, अभी तक चला रहे लोग अपने आप चला रहे। हम अभी परियोजना नहीं भी रही फिर भी लोग अपने हमारी जो सहकारी समितियाँ हैं उनके माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और भी जो ग्रुप्स बने हैं उनके माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। और अब क्योंकि इसी के साथ ही हमारे कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे आज्ञा लें आपको एक बार फिर याद दिला दें कल शुक्रवार है, यानी आपकी चिट्ठी
पथरी का दिन। तो याद रखें और अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।